हेलो डिप्लोमा एस्पिरेंट, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी हमने फिजिक्स का क्वेश्चन बताया था लास्ट टाइम, जो 2021 का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, और आज मैं दूसरे साल का पेपर लेके आया हूँ फिजिक्स का। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं पेपर करा रहा हूँ कि क्या करा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने उस टाइम 2021 के पेपर में कराया था कुछ क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और बाकी मैं आज भी 10 क्वेश्चन आज कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन पूरा कवर कर लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और एग्ज़ाम भी आने वाला है यार, तो थोड़ा अब ज़्यादा एफर्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाकी हम लोग तो हैं यार, मैथ्स जैसे चल ही रहा है हमारा मैथ्स का सीरीज़, और फिजिक्स के लिए मैं, और केमिस्ट्री के लिए हम 1-2 दिन में आपको वीडियो बना दे देंगे। ठीक है, पहले हम 2021 का पेपर सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री का, उसके बाद हम ये जो 2018 का मैं फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, उसको सॉल्व करा देंगे। सो तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही है, चलिए होप्स हो कि अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम आने वाला है तो थोड़ा मतलब 100% फुल एनर्जी के साथ लग जाओ एकदम भाई, कि मुझे फोड़ना है। टारगेट बना के चलो, कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 300+ टारगेट लेके चलो। स्पेशली वो बच्चे जिनका 10th में बेसिक एकदम क्लियर है, और अभी तो यार 10th का रिजल्ट भी आ गया है, यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का नहीं आया है, तो जिनका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज आया वो तो बहुत ही खुश होंगे। ठीक, तो वो एकदम मन लगा के तैयारी करो यार। बाकी जिनका नहीं आया उम्मीद कुछ, ठीक है, नंबर अच्छा नहीं आया है तो निराश ना होइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं। ठीक है, और एक रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, तो उसी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपना। खैर कर दिए होंगे, और कंटिन्यू रखिए उसको। एग्ज़ाम जल्दी आए, जितना क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस खूब करो, धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो डाउट आ रहा है हम लोगों से पूछो। हमारे ऑफलाइन बैच में जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं डेली डाउट आके कि सर ये क्वेश्चन फंस रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले इतने सारे पेपर कर जाओ ना कि ऐसा लगे ही नहीं। जो एग्ज़ाम फियर होता है, जो एग्ज़ाम का एक डर होता है, वो बिल्कुल आपके अंदर से ख़त्म हो जाए। ठीक है, खूब सारे टेस्ट पेपर दो, खूब प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो, टेक्स्ट बुक पे जाओ, गूगल से जाओ, पेपर डाउनलोड करो, टेस्ट दो, खूब दो। एग्ज़ाम से आने से पहले मतलब 15 से 20 टेस्ट दे दो। 15 से 20 जब टेस्ट दे के निकलोगे ना भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा। जिस दिन तुम एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या ही है, एक तरह का टेस्ट ही है, उसको टेस्ट की तरह ट्रीट करोगे। जो डर जाते हैं कुछ बच्चे कि नहीं एग्ज़ाम में जाने के बाद सेंटर पे कैसा होगा कैसा नहीं, तो टेस्ट जितना दोगे उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ खूब टेस्ट दो, खूब टेस्ट दो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चन मन लगा के खूब करो क्वेश्चन, जो डाउट आता है हम लोग से पूछो। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं आज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 2018 का पेपर सॉल्व कराऊंगा फिजिक्स की क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ बिग स्टोन इज केप्ट इन द फ्लोटिंग बोट। ठीक है, इफ द स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द वाटर ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द बोट, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें एक बोट है जिसमें कि एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि उस पत्थर को उठा के तालाब में फेंक दे रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, वाटर का लेवल मतलब पानी का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा या समान रहेगा। ठीक है, तो आप सबको पता है, तो यार बेसिक सी चीज़ें हैं, एक बार सोच के देखो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखो, तो वाटर लेवल बढ़ेगा ही। सिंपल से ग्लास का एग्जाम्पल ले लो। ग्लास में अगर कुछ, पूरे ग्लास को एकदम ऊपर तक भर दो, रिम तक उसको फिल कर दो पानी, उसके बाद एक स्टोन डालो, देखो वो पानी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम मतलब जितना आयतन वो स्टोन कवर करेगा उतना वाटर का लेवल बढ़ेगा। सिंपल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 51 में कराना था, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो आप सभी लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्वेश्चन था यार, तो ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। देख के ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे आप आसानी से। बेसिक दिमाग क्या मतलब, आप बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक आपका अगर क्लियर है तो आसानी से ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि इफ़ अ फोर्स F
कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी u इन अ डिस्टेंस s, ठीक है, देन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग बॉडी ऑफ ट्वाइस मास मूविंग विथ हाफ वेलोसिटी इन द सेम डिस्टेंस वुड बी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा मैं आसान वाला मेथड बताता हूँ जो आप लोगों ने 9-10 में जिस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। तो मैं मोशन का इक्वेशन भी पहले ही क्लास में बताया था कि 3 इक्वेशन मोशन का होता है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था बताया था मैंने, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तीसरा क्या था, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चौथा क्या, तीसरा सॉरी ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको लिख लो एक बार, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, उसके पहले वाले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। ये बेसिक इक्वेशन तो आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लिया हूँ, क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ कि इफ ए फोर्स F कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। कोई मूविंग बॉडी है, मतलब मान लेते हैं कोई बॉडी चल रही है, ठीक, उसको हम रोक रहे हैं कोई फोर्स F लगा के, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक, चलो क्या कह रहा है कि एक मूविंग बॉडी है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है ऐसे m मास की, वो मूव कर रही है, तो जब रोकेंगे तो कोई पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तभी वो रुकेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन मूव करे उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे थोड़ी रुकेगा, कोई रेजिस्टेंस कोई रुकावट देंगे तभी, मतलब कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या बल लगाएंगे तभी वो बॉडी रुकेगी, ठीक। तो हम उसमें बॉडी को रोकने के लिए कौन सा फोर्स, F फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन की, एंड वेलोसिटी u, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और ये कितने दूर जाके रुका है, यहाँ से मान लेते हैं s डिस्टेंस ये चला, ठीक है, ठीक, s डिस्टेंस ये चला, यहाँ पे जाके ये बॉडी m मास की रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, देन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग बॉडी ऑफ ट्वाइस मास मूविंग विथ हाफ वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट दिया है, दूसरा क्या दिया है कि अब हम मास को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, मतलब उसका द्रव्यमान हम दोगुना कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2m ये बॉडी है, मास को उसको 2 टाइम्स कर दे रहे हैं और वेलोसिटी उसकी आधा हो जा रही है, और डिस्टेंस कितना चल रहा है s, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी रुक जाएगा। तो दोनों में देखो कुछ सिमिलरिटी, कुछ कॉमन चीजें आपको दिख रही हैं, दिख रही होंगी, थोड़ा ध्यान से देखो। तो क्या डिस्टेंस, दोनों ही बॉडी क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब समान दूरी तय कर रही है, तो दूरी समान है दोनों में। और इसमें हमें बताना क्या है, फोर्स बताना है, ठीक। तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर लें, थर्ड इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से जो निकल के आया था, F इजिकल टू ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक, यहाँ से ये निकल के आया था। तो इसका भी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें फोर्स ही तो बताना है फाइनली, जब फोर्स बताना है तो इस फॉर्मूले तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो सेकेंड इक्वेशन डायग्राम, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन समझने की बात है, अगर समझ गए क्वेश्चन को तो फॉर्मूला तो आपको पता ही, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने डायग्राम भी तो बता दिया है। अब फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस सेम चल रहा है तो हम v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम क्या कर लें कि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v 0 हो जाएगी दोनों केस में। फाइनल वेलोसिटी तो 0, फाइनली क्या हो रहा है, बॉडी रुक जा रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम केस 1, ठीक, इसको 0 पुट कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा 0 इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हमें s, देखो डिस्टेंस दोनों में कॉमन था ना, तो s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो s इजकल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a।
इसको एक डब्बे में बंद कर लो, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं हम, केस 2 बनाते हैं यहाँ पे, केस 2। चलो केस 2 में भी क्या करेंगे हम, सेम इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से भी s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s सेम है तो s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। देखो सॉरी इसमें u की जगह हम क्या कर रहे हैं, u क्या हो जा रहा है, u/2 हो जा रहा है ना, तो u की जगह u/2 लिख लो यहाँ पे, u/2 का स्क्वायर। अच्छा से एक बार, हाँ चलो कहाँ पे थे हम, गलती हो गई थी ना यहाँ पे हमसे, क्या लिखा था मैंने, फिर से इसको लिख लेता हूँ मैं, देख लो एक बार। हाँ इक्वेशन क्या था हमारा, वी स्क्वायर इक्वल टू u/2 का होल स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो s दोनों में कॉमन था तो s की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस u/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2, ठीक। दोनों इक्वेशन बना लिए, s को इसमें बना दिए, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, F इजकल टू ma, पहले वाले के लिए जब लगा रहे हैं, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। तो यहाँ जब F इजकल टू ma लगाएंगे तो पहले वाले केस में जो फोर्स रोक रहा है वो क्या हो जाएगा, m मास था और एक्सेलरेशन ये रहा है। यहाँ से हम देखो दोनों में s कॉमन है तो a की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ से उठा के, पहले वाले केस से, इसमें भी दूसरे वाले केस से a की वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, तो यहाँ से a की निकालेंगे तो a इजकल टू क्या आ जाएगा, F/m, ठीक है। ये पहले वाले केस के लिए आ गया। अब दूसरे वाले केस के लिए जब हम निकालेंगे, लिखेंगे F इजकल टू, अब मास क्या हो जा रहा है हमारा, द्रव्यमान मास 2m हो जा रहा है ना, 2m इंटू a, ठीक। अब यहाँ से a की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F अपॉन में 2m, चलो ठीक। अब देखो सारा कुछ आपके सामने है, सब इक्वेशन है, बस इस दोनों को हम क्या करना है, जब दूरी दोनों में समान है तो दोनों दूरी को हम इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, बराबर करके तो क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये s हो गया, इस s को दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन समझा दिया था तो डायग्राम को इरेज कर देता हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि s को कॉमन, दोनों को बराबर करेंगे, तो s को जब बराबर कर रहे हैं तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो S1 तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या आई है, F/m, ठीक है। ये पहले वाले के लिए हम F1 मान लेते हैं, दूसरे वाले के लिए हम F2 मान लेते हैं, ठीक। अब इसको बराबर कर दें, माइनस u/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, F की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है, F2/2m। चलो अब यहाँ से सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ गया, सब कुछ आपके सामने आ गया। अब बस सॉल्व करके हमें क्या बताना है कि F2 की वैल्यू क्या है, जो दूसरा वाला फोर्स लग रहा है कितना आएगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। चलो यहाँ से सब कट पिट जाएगा, सामने माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर से यहाँ इसको खोलेंगे जब तो क्या आ जाएगा, देखो एक बार मैं कर लेता हूँ, तो ऊपर क्या आएगा 2f, ये ऊपर चला जाएगा m बराबर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 नीचे आ जाएगा, और 2m ऊपर चला जाएगा इंटू F2 हो जाएगा, ठीक। चलो हाँ ये काट रहे थे, सॉरी एक गलती यहाँ पे हो गया था, यहाँ से 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे, उसके बाद नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, एक छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक। अब सबको काट दो, 4 कटेगा, ये 2 से 2 कट गया, तो F2 की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आई, F1/2, ठीक। और ये हमारा हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो समझ में आया, आपने क्वेश्चन बताया गया था, क्वेश्चन देखो आसान था, बस ये है कि आपको समझने की बात है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। समझ लोगे, बस बेसिक 2 फॉर्मूला इसमें यूज़ किया था मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन और F बराबर ma, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। समझ में आ रहा है ना यार, कॉन्सेप्ट देखो क्लियर कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, एग्जाम सेंटर में जाओगे तो मैंने क्या बोला था, खूब टेस्ट हो तो एकदम धुआंधार, जितना हो सकता है 10, 12, 15 टेस्ट दे के जाओ,
कि एग्जाम में जिस दिन तुमको जाने से वो एग्जाम का जो फियर होता है, डर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा टेस्ट जितना दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ खूब टेस्ट दो, जितना टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ेगा। ठीक है, चलो 53 क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं पढ़ भी लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टैंड स्टिल, ठीक, हाँ स्टैंड स्टिल, इफ द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10th सेकेंड। ध्यान देना 10 सेकेंड नहीं लिखा हुआ, 10th सेकेंड मतलब 10वें सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे 10वें सेकेंड में उसका वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्या क्या गिवन है। एक्सेलरेशन क्या है, उसका त्वरण क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और स्टार्ट मूविंग विथ स्टैंड स्टिल, स्टैंड मतलब कहीं विराम अवस्था से चल रहा है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u क्या हो जाएगी 0। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि टाइम 10th सेकेंड में। ठीक, 10th सेकेंड में हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। ठीक, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे S इज इक्वल टू न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी में हम जब nth टर्म का ले लेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन गया। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, डेरिवेशन फॉर्मूला कहाँ से आई ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं जल्दी क्वेश्चन करना है तो एग्जाम में फॉर्मूला तो याद कर लोगे आप लोग। फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज हो रहा है, देखो Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक, इसमें Sn मतलब n की जगह बस 10 पुट कर दो। ठीक, तो हमें 10th जो जब दिया है ना कि कितना दिया हुआ है 10th सेकेंड में, मतलब 10वें सेकेंड में तक वो कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकेंड में नहीं 10वें सेकेंड तक। ठीक है, चलो एक बार n की जगह हम 10 पुट कर देते हैं, u हमें पता है 0 है। क्वेश्चन सॉल्व कर, चलो देखो तो s 10th सेकेंड में क्या हो जाएगा, u कितना है 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना हुआ है 10/2, 2 इंटू n की जगह क्या बोला था 10 रखना है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा s 10 सेकेंड पे 10वें सेकेंड तक। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 5, इसमें 19 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है हमारा 95 मीटर ना। मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा यार, कर लेना, इतना आसान आसान है। चलो देखो कितना है इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो कितना आसान तरीका था, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, ये उसके लिए है। देखो क्वेश्चन कितनी तरह का देता है, मैं बोला था ना कि कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें देखो नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला आप लोगों को कि 10वें सेकेंड तक, ठीक है 10th सेकेंड में मतलब कितना वो दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल्ड करेगा। ठीक, हाँ, और कुछ क्वेश्चन में क्या आता है कि 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में तो डायरेक्ट आप S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेते हो। ठीक है, लेकिन जब 10वें सेकेंड तक हम उस समय तक कितना दूरी तय करेगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं फॉर nth सेकेंड। ठीक, देख लो एक बार फॉर्मूला आप लोग और याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इस तरह मैं लिख देता हूं Sn इज इक्वल टू u/2 प्लस a/2, सॉरी u बस होगा u a/2 2n माइनस 1। ठीक, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने बताया था ये nth सेकेंड है, मतलब सेकेंड तक, nth सेकेंड तक जो कितनी डिस्टेंस वो कितना दूरी तय करेगा, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चलो 53 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे आते हैं। 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन ए प्लेनेट वेयर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज 1/9 ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के बारे में सबने पढ़ा होगा, फॉर्मूला जानते होंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें L क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, और G क्या है, एक्सीलरेशन। स्ट्रिंग का लेंथ मतलब जिस स्ट्रिंग पे पेंडुलम हिंज कर रहा है, लटक रहा है, वो उसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम कैसे बनता है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ठीक है, ये हो जाएगा L अपना, और इस पे जो G लग रहा है, ये G लग रहा है, एक्सेलरेशन टू डी, ये होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है क्वेश्चन ने कि
किसी और प्लैनेट पे हम जाते हैं, ठीक है। तो किसी और प्लैनेट पे जा रहे हैं, वहाँ पे जी क्या हो जा रहा है, 1/9 हो जा रहा है, ठीक। इन अदर प्लैनेट ठीक है, जी डैश ले लेते हैं ना तो 1/9 ऑफ 1/9 ऑफ जी, तो इसको हम लिख सकते हैं g/9, सही है, हाँ ठीक है, जी डैश। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि हमको उस प्लैनेट पे टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, ये टाइम पीरियड किस पे है, अर्थ पे है, ठीक है। अब दूसरे प्लैनेट पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे प्लैनेट पे लिखना है तो टी मान लेते हैं, टी पी लिख देते हैं दूसरे प्लैनेट पे, ठीक है। तो 2π में L में जी की जगह क्या लिखेंगे हम, g/9, ठीक, ये लिया है ना। सॉरी जी की जगह क्या लिखेंगे हम, g/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9L में जी, ठीक। अब 9 अंडर रूट में है तो √9 क्या होता है, 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो क्या लिख देंगे, TP = 2π × 3 अंडर रूट में L में जी, ठीक। अब देख रहे हैं इसे कुछ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, TP = 6π, हाँ 2 3 जा, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से लिख दिए हम कि 3 × 2π अंडर रूट में L में जी, ठीक है। अब ये कुछ इससे सिमिलर है ना, T = 2π L में जी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक चीज़ आपको सिमिलर दिख रही होगी, ये। अब इसको लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अदर प्लैनेट = 3 × टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो इसको लिख सकते हैं TP = 3 × टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम अर्थ का कितना होता है, 2 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड है तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ अदर प्लैनेट क्या हो जाएगा, 3 × 2, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 6 सेकेंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 6 सेकेंड हो रहा है ना, हाँ 6 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 एक बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा, मैं रीड कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स P1 एंड P2 makes an angle of 90 degree from the force P2 and its magnitude is equal to magnitude of P2 the magnitude of P1। तो यार इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं। तो एक तो हम ऑप्शन देख के भी मैच करा सकते हैं, एक दूसरा तरीका कि आपको रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 फोर्स अगर है तो उसका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, R = मान लेते हैं 2 फोर्स है, P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा, ये होता है ना रिजल्टेंट। अगर 2 फोर्स है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ अब सिंपली इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन में हमारा क्या कहता था, 2 फोर्स है, cos थीटा क्या होता है, मान लेते हैं 2 फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इधर P1 है, एक फोर्स है ये P2 है, इनके बीच में जो एंगल लग रहा है वो क्या है, थीटा है, उसको हम cos थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है, तो पुट कर दो सब। और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा, लिखा है क्वेश्चन में, देखो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, जितना P2 का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिजल्टेंट होगा। चलो लिखता हूँ मैं, तो इधर लिख देते हैं P2 = P1² + P2² + 2P1 P2 cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 क्या होता है, 0। यहाँ से अगर ये 0 हो जाएगा तो P2 =
अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 90 जीरो होता है ना, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको अंडर रूट मतलब है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, इधर से कट जाएगा तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्या पूछा था हमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ P1, अब P1 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, जीरो। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया था, अगर आपको फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट फोर्स का तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो P2 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो वहां से P2 लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तभी तो इस P2 के बराबर आएगा, क्यों आएगा ना, जैसे यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो P2 बराबर P2, दोनों बैलेंस हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखना आप लोग कैसे एग्जाम में लगाने हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं आप, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझ में आया होगा आप लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आ गया, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री फॉरेनहाइट इन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, इट्स वैल्यू इन सेल्सियस स्केल वुड बी। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो चलिए मैं अभी एक जब रेगुलर क्लासेस लूँगा, क्लास 9th और 10th वाले, फिर मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन बता दूंगा कैसे ये फॉर्मूला निकल के आया। तो अभी के लिए टाइम कम है हमारे पास, तो मैं फॉर्मूला बस लिखता हूँ। फॉर्मूला लिख क्या है, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ठीक, ये हमारा टेम्परेचर स्केल का फॉर्मूला होता है चेंज करने का। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को आप लोग। कि बहुत काम आएगा जब भी हमको केल्विन से सेल्सियस में करना है, या सेल्सियस डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, या डिग्री सेल्सियस उसको फॉरेनहाइट में करना है, फॉरेनहाइट को केल्विन में करना है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके। ये आया कहाँ से अभी मैं बताऊंगा, टाइम कम है, मैं रेगुलर क्लास में इसको बता दिया हूँ कैसे होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 45 डिग्री फॉरेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, F की जगह 45 पुट कर देना है। अब देखो किसको किस में निकालना है। ठीक है, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में, तो हम किसको लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में फॉरेनहाइट को निकालना है ना, तो इन दोनों को लेकर, ये पूछता है क्वेश्चन में कि फॉरेनहाइट को केल्विन में करना है, तो हम इसको लेके चलते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। चलो एक बार मैं इसको नीचे उतारता हूँ फिर से, इज इक्वल टू F माइनस 32/180। यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, अब F की जगह क्या रखेंगे, 45। ठीक, इसको काटेंगे एक बार तो 5 2 5 जा 10 और 9 बार में जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, C/5 इज इक्वल टू F की जगह क्या रखेंगे, 45 माइनस 32/9। इसको सॉल्व जब करेंगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 32 कितना होगा, 13। सही है ना, सही है, 13/9 सही है, इंटू 5। ठीक है ना। हाँ, यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में, 7.22 क्या डिग्री सेल्सियस। ठीक, हाँ, इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। एक ऑप्शन ए दिया है 20 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 40 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 30 डिग्री, और डी कैसा है, नन ऑफ दीज। तो ये जो आंसर आया कोई नहीं, तो आंसर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग कि कैसे। इस बार मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ इधर, इंपॉर्टेंट वाले में थोड़ा जगह कम पड़ेगा। ठीक है, मैं छोटे में लिख देता हूँ। 100 इज इक्वल टू
एफ माइनस 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू के प्लस 273 बाई के माइनस होगा यहाँ पे अपॉन में 100। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में। बस जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में करना है, तो सी की जगह बस 25 रख देंगे और इन दोनों को साथ में ले लेंगे। साथ में ले लेंगे तो आराम से हम केल्विन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है? अ वेट ऑफ 150 kg इज हैंग्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग पोल। इफ बोथ द एंड ऑफ पोल आर रेस्टेड ऑन द शोल्डर ऑफ 2 person, देन द वेट लिफ्टेड बाय द बोथ द पर्सन आर। अब श्रवण कुमार वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा, श्रवण कुमार क्या करते हैं कि कंधे पे अपने माँ बाप को लेके जाते हैं ना, तो उसी तरह से कि हम मान लेते हैं कि 2 आदमी हैं इस तरह से। ठीक है, 2 आदमी हैं, उन्होंने अपने कंधे पे, ठीक है, अपने कंधे पे क्या रखा हुआ है? एक लंबा पोल, लॉन्ग पोल। उसका लेंथ कितना है पोल का? 1.5 मीटर। ये पूरे पोल का लेंथ है। ठीक है, और क्या बताना है? द वेट ऑफ 150 kg इज हैंग्ड। अब मान लेते हैं इस पहले आदमी, ये दूसरा आदमी, ठीक है, तो किसी एक की तरफ से, पहले आदमी की तरफ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 60 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर कहीं यहाँ आएगा, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो इसको सेंटीमीटर में ही मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन में कितना मीटर होता है? 100 मीटर। ठीक है, तो 60 है, 60 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6। 0.6 ना, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 0.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस मीटर में लिखना है तो हम 0.6 मीटर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितना है? एक वेट लटका हुआ है, कितने केजी का? 150 केजी का। इसका वेट कितना है? हाँ, 150 केजी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ द बोथ एंड ऑफ पोल आर रेस्टेड ऑन शोल्डर, दोनों पोल का जो एंड है दोनों आदमियों के शोल्डर पे टिका हुआ है, ठीक है, ऑफ बोथ पर्सन, देन द वेट लिफ्टेड बाय बोथ। अब हमें क्या निकालना है कि अलग अलग दोनों पर्सन ने कितना वेट उठा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके पास ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसको वेट ज़्यादा उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसमें हम मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट या कपल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसके कंधे पे जो रिएक्शन लग रहा है वो R1 लग रहा है, इसके कंधे पे जो रिएक्शन लग रहा है वो R2 लग रहा है, तो दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर देगा ना R1 R2। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 150। दोनों वेट जो नीचे लग रहा है, ऊपर ये वाला जो वेट लग रहा है, ठीक है, उसका रिएक्शन R1 प्लस R2 बराबर 150 आ जाएगा। ठीक, चलो एक मिनट रुको, तो ये है ना मामला। ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर 150 kg हो जाएगा। अब हम मोमेंट लेते हैं कि इधर से जो फोर्स लग रहा है, मान लें किसी एक तरफ को, जैसे इस फोर्स का मोमेंट इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना, एक को फिक्स कर लेंगे हम, मान लें पहले आदमी को फिक्स कर लेंगे हैं। अब इसका रिएक्शन गुड़े ये डिस्टेंस, इसका रिएक्शन गुड़े ये डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? R2 इंटू 1.5, दोनों क्लॉकवाइज है, प्लस 150 इंटू 0.6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, 90 डिवाइडेड बाई 1.5 ना। तो R2 कितना आएगा? R2 आ जाएगा हमारा 60 kg। ठीक है, यहाँ से आ गया R2 की वैल्यू क्या? 60 kg। अब R1 निकालेंगे, इस फॉर्मूले को R2 को उसमें पुट कर देंगे, तो R1 प्लस R2 बराबर 150, R2 की वैल्यू क्या आई है? 60, तो R1 प्लस 60 इजिकल टू 150, तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? 90 kg। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? R1 आ गया, R2 आ गया, कौन सा ऑप्शन में कर रहा है? बी, 60 और
90 ना। हाँ देखो मैंने इसको R1 माना था ना, अगर आप इधर R1 R2 मानते हो तो जिस आदमी से पास में अगर वो वेट जो हिंज है लटका हुआ है तो उसके कंधे पे ज़्यादा वेट आ रहा है। देखो R1 के पास ज़्यादा वेट आ रहा है ना 90 kg का, और R2 के पास 60 kg का ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, इधर R1 कर सकते हैं, इधर R2 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 60 90। देखो दोनों का सम भी 150 आ रहा है ना। चलो इसी तरीके से समझ में आया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार ये आ चुका है पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना आप लोग और कर लोगे। क्या लिखा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होगा। ठीक है, ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम, तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, और पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वॉट, वॉट होती है। अगर अब इस सेकेंड को ले आके हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल इज इक्वल टू वॉट सेकेंड हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। या आवर है तो जूल इज इक्वल टू वॉट आवर, हो सकता है। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। समझ में आया ना कैसे करना है, बेसिक जो यूनिट है उन्हीं को पकड़ के चलना है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 वॉट में 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 होता है ना। एक किलोवाट में 1000 वॉट। चलो ठीक है, इसको लिखते हैं हम 1000 वॉट इंटू क्या दिया हुआ है 1 आवर, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। ठीक, चलो आगे करते हैं हम। तो 1 किलोवाट आवर 1000 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 इंटू 16। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी ही तो मैच कर रहा है। ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना आएगा, इसको 3600 आएगा, 3600 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 ही हो जाएगा ना, 3 जीरो आ जाएगा। तो हाँ 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, चलो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो बस फार्मूला देख के चलना है और आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 आवर में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को पकड़ के चलोगे तो आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत टफ पेपर नहीं आता, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कहते आ रहा हूँ मैं कि पेपर टफ नहीं आता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है। बस खूब प्रैक्टिस करके आप लोग जाओ तो पेपर आसानी से कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं अभी 60 क्वेश्चन आप लोग बताता हूँ। 60 क्या है, 59 क्वेश्चन जो है वो वर्नियर कैलिपर का है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो जनरली ये सब क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, पता नहीं कैसे 2018 के पेपर में आ गया है। चलो ठीक है, मैं 60 क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में एकदम जिस दिन 25 क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए 60 क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। इफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड 4 times and surface area is decreased to half, then the ratio of final pressure to initial pressure would be। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें कि अगर फोर्स को और 4 गुना कर दे रहे हैं और सरफेस एरिया को आधा कर दे रहे हैं तो फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, दाब इज इक्वल टू बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि P1 है हमारा। अब क्या कह रहा है कि अगर हम फोर्स को 4 टाइम बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 4F कर दे रहे हैं, तो F की जगह क्या लिखेंगे अब हम 4F, और एरिया कितना कर दे रहे हैं A/2 कर दे रहे हैं। तो फाइनल, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं P फाइनल। P फाइनल क्या हो जा रहा है अब यहाँ पे 4F और A/2 हो जा रहा है ये ना। हाँ, सरफेस एरिया इज डिक्रीज टू हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P
एफ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8f बाई ए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, फाइनल और इनिशियल का रेशियो। अब हमारे पास फाइनल भी पता चल गया और इनिशियल पता चल गया, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, पी फाइनल अपॉन में पी इनिशियल। तो पी फाइनल क्या है, बस पुट कर दो यहाँ पे आसानी से। पी फाइनल क्या आया है, 8f बाई ए, इनिशियल क्या आया है, f बाई ए। कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 8:1। हाँ आया ना यही, हाँ चलो। रेशियो हमारा क्या है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 8:1। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने आज 9 क्वेश्चन बताया और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस करो खूब, और बाकी जो प्रॉब्लम है हमसे बताओ, और टेस्ट खूब दो जितना मन लगा के, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में मजा नहीं आएगा। टेस्ट दे के जाओगे तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के ना कि टेस्ट दे के जाओगे तो आपका एक जो एग्जाम का डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करो, खूब सारा टेस्ट दो। और बाकी यार देखो, वीडियो मैटर ये नहीं करता कि मैंने कितना क्वेश्चन कराया, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन के साथ तुम कॉन्सेप्ट कितना सीख रहे हो, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कि क्वेश्चन कम करा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ तुमको। ऐसा बस क्वेश्चन करना चाहता तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके आगे निकल जाता, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी करना है ना, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करते रहो और डरना नहीं है यार, बस मेहनत करते रहो, फाइनली हो ही जाएगा। ठीक है, टारगेट मैंने बताया था 300 प्लस का टारगेट लेके चलो, आराम से उतना नंबर आ जाएगा। अगर अभी भी कितने दिन बचे हैं, अभी 1 महीने तुम्हारे पूरे बचे हैं एग्जाम के, आज से देखा जाए तो। ठीक है, चलो ठीक है, एट लास्ट में वीडियो एंड करना चाहूँ तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।